चीनी के बढ़ते दामों ने त्योहारों से पहले आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। कई जगहों पर चीनी 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को मंजूरी दी है और इस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और त्योहारों के दौरान बढ़ती मांग के बीच कीमतों को काबू में रखा जा सकेगा। हालांकि विपक्ष इसे चीनी की कमी से जोड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का दावा है कि देश में पर्याप्त स्टाफ मौजूद है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश के कई हिस्सों में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। कुछ दिन पहले जहां चीनी 45 से 50 रुपए किलो के आसपास बिक रही थी, वहीं अब कई जगहों पर कीमत 60 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में मांग और बढ़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के आयात को जीरो ड्यूटी पर मंजूरी दी है, यानी कि आयातकों को इस चीनी पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि चीनी उद्योग संगठन ISMA का कहना है कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। संगठन के मुताबिक हालिया तेजी की वजह सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग है। ISMA का दावा है कि घरेलू मांग पूरी करने के लिए मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और नए सीजन में गन्ने की पेराई भी सामान्य समय से 10 से 15 दिन पहले शुरू हो सकती है। ऐसे में सरकार का आयात फैसला सप्लाई की कमी दूर करने से ज्यादा बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के एहतियाती कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो तस्वीर साफ है, सरकार ने त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों पर काबू पाने के लिए आयात का रास्ता खोल दिया है। एक तरफ विपक्ष चीनी की कमी के लिए एथेनॉल नीति को जिम्मेदार बता रहा है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री कह रही है कि देश में पर्याप्त स्टॉक है और मौजूदा तेजी सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग का असर है। अब सरकार के इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में बाजार में सप्लाई बढ़ने के साथ चीनी के दाम वाकई नीचे आते हैं या त्योहारों की बढ़ती मांग कीमतों को फिर ऊपर ले जाती है। चीनी के बढ़ते दामों ने अब सियासत भी गर्म कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चीनी की कीमतों में उछाल के लिए केंद्र की एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल का दावा है कि गन्ने को एथेनॉल की तरफ मोड़ने के लिए चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है और महज 17 दिन में कीमत 46 से बढ़कर 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयात शुल्क हटाया है, यानी चीनी के दामों के साथ अब एथेनॉल पॉलिसी पर सियासत घमासान भी तेज हो गया है। देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गन्ने से एथेनॉल बनाने पर जोर देने की वजह से चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। केजरीवाल के मुताबिक 17 दिन पहले चीनी करीब 46 रुपए किलो बिक रही थी, जो अब बढ़कर 65 रुपए किलो तक पहुँच गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ा गया था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि चीनी के आयात पर ही विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए था कि गन्ने से ज्यादा एथेनॉल बनाने का असर चीनी के उत्पादन पर क्या पड़ेगा। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आप के आरोपों को भ्रामक प्रचार बताया। उनका कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से चीनी का आयात किया जा सके और घरेलू बाजार की मांग पूरी हो सके। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी महंगी चीनी के लिए एथेनॉल नीति को जिम्मेदार बता रही है, तो बीजेपी इसे कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार का जरूरी कदम बता रही है। चीनी की कीमतों को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि सवाल सरकार की एथेनॉल नीति पर भी उठ रहे हैं। आपका आरोप है कि विदेशी मुद्रा बचाने के चक्कर में अब चीनी का आयात करने की नौबत आ गई है, जबकि बीजेपी का दावा है कि देश में कोई शॉर्टेज नहीं है और आयात शुल्क हटाना सिर्फ बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने का कदम है। ऐसे में अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम नीचे आते हैं या एथेनॉल की सियासत और तेज होती है। लखनऊ में आज जापान और भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को मजबूत करने के लिए और रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक नई तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज
जापान के विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पीढ़ी यानी कि युवा पीढ़ी के सामने रखा, जिससे कि उत्तर प्रदेश की एक छवि युवा पीढ़ी के मन में भी मजबूती से जा सके। इसका काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थी शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर एक डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से कार्यक्रम की शुरुआत की और विद्यार्थियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ दो देशों के छात्रों की मुलाकात नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों और दो युवा पीढ़ियों का मिलन है। उन्होंने जापानी विद्यार्थियों को अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और सारनाथ की संस्कृति एवं आध्यात्मिक विरासत से परिचित कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष होने को हैं। ऐसे में दोनों देशों के विद्यार्थी भविष्य के राजदूत बनकर रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकते हैं। उन्होंने भारत के वसुधैव कुटुंबकम और जापान के सामाजिक सामंजस्य की भावना में समानता बताई। भारतीय छात्रों को जापान की अनुशासन, टीम वर्क, स्वच्छता और समयबद्धता जैसी खूबियों को जानने का अवसर मिला, जबकि जापानी विद्यार्थियों ने भारत की संस्कृति और विविधता को करीब से समझा। साफ तौर पर है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के विद्यार्थियों के साथ बड़े स्तर पर संवाद किया, तो इससे जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरें देश के बाहर तक की गई, तो वहीं पर भारत के छात्रों ने भी बड़े स्तर पर जापानी विद्यार्थियों से कई चीजें सीखी, और जिससे कि जापान और भारत के बीच में और भी मजबूती से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। राजस्थान के जयपुर में एक सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर शुरू हुआ अभियान अब सियासी टकराव में बदल गया है। बगरू के रामपुर कवरपुरा गांव में स्कूल की हालत देखने पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान धक्का मुक्की, मारपीट, पथराव और गाड़ी में तोड़फोड़ तक हुई। सीजेपी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जयपुर के बंगूर इलाके के रामपुरा कवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर विवाद उस वक्त बढ़ गया जब सीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्कूल ठीक करो आंदोलन के तहत स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं का विरोध किया और उन्हें वहां से जाने को कहा। कुछ देर बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए और पथराव भी हुआ। सीजेपी ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ है। वहीं ग्रामीणों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीजेपी स्कूल के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का सरकारी प्राथमिक स्कूल भवन वर्ष 1999 में बनाया गया था और लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई। भवन अब इतना जर्जर हो चुका है कि बच्चों के बैठने पढ़ने की स्थिति नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों ने एक बड़े भवन में 2 कमरे उपलब्ध कराए हैं, जहां 20 से 30 बच्चों को 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि स्कूल के लिए 12 लाख रुपए का बजट पास हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर सीजेपी कार्यकर्ता गांव पहुंचे थे। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और ग्रामीण सीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रामपुरा कवरपुरा में स्कूल की जर्जर इमारत बच्चों की परेशानी की तस्वीर जरूर दिखाती है, लेकिन इस मुद्दे पर शुरू हुआ अभियान अब सियासी संघर्ष में बदल चुका है। एक तरफ सीजेपी बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण राजनीतिक फायदे के लिए स्कूल के मुद्दे के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल कब बनेगा, सवाल ये है कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा आखिर कब तक राजनीति और विवाद से बाहर निकलकर समाधान तक पहुंचेगा। दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है। रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों को 500 लोगों के साथ प्रदर्शन करने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। बहरहाल आज जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पहुंचे और वहां उन्होंने अपना प्रदर्शन करके आरक्षण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिल्ली में शुक्रवार को हलचल देखने को मिली। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में अधिकतम 500 लोग प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और प्रदर्शन शाम 4 बजे तक ही किया जा सकेगा।
पुलिस ने साफ किया है कि किसी तरह के जुलूस या ठहराव की अनुमति नहीं होगी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करना होगा और नियमों के उल्लंघन पर एनओसी दर्ज की जा सकती है। वहीं जंतर मंतर पर भी शुक्रवार सुबह से प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसके बावजूद लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन का आह्वान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चल रहे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम के पेज के जरिए किया गया था। इस पेज के माध्यम से लोगों को जोड़ने और आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। फिलहाल दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस सतर्क है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रामलीला मैदान में 500 प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने की अनुमति जरूर प्रशासन ने दी, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन के लिए जुटे रहे, जहां प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। बहरहाल प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो ये सुनिश्चित किया। दिल्ली के रनौला थाना इलाके में पुलिस और हिमांशु भाऊ गैंग के शूटरों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी की फायरिंग, इसमें 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आउटर दिल्ली के रनौला इलाके में पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 कथित शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी समीर और कुछ थार गाड़ी से रंगदारी की वारदात को अंजाम देकर जा रहे थे। क्राइम ब्रांच और हरियाणा रोहतक सीआईए की टीम ने ट्रैप लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। हथियारों की बरामदगी के साथ साथ गैंग के नेटवर्क के लिए पूछताछ आरोपियों से जारी है। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। लखनऊ के डबल मर्डर और सुसाइड केस में सामने आए नए सीसीटीवी फुटेज ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। बैंक के बाहर मारपीट और दिव्या के साथ कथित हाथापाई कैमरे में कैद हुई है। लखनऊ के चर्चित डबल मर्डर और सुसाइड केस में अब एक नया सीसीटीवी फोटो सामने आया है, जिसने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। सामने आए वीडियो में बैंक के बाहर जमकर हाथापाई और मारपीट होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि इस दौरान दिव्या के साथ मारपीट की गई। वीडियो में विवाद के बीच दिव्या चिल्लाती नजर आती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर बैंक के कर्मचारी भी बाहर आ जाते हैं। बैंक के बाहर हुई इस घटना का सीसीटीवी अब जांच का अहम हिस्सा बन गया है। पुलिस फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ और उस वक्त वहां कौन कौन मौजूद था। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस विवाद की शुरुआत से लेकर आगे हुए घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। वीडियो ने जांच के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए। अलीगढ़ के सिद्धेश्वर मंदिर में महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे से मचा हड़कंप। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस महिला को थाने ले गई। अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके के कटरा स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने मंदिर परिसर में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आरोप है कि महिला ने मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट भी की। महिला करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक हंगामा करती रही, जिससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रही महिला को अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही साफ होगा कि महिला ने मंदिर में हंगामा क्यों किया और पुजारी से मारपीट के आरोप में कितनी सच्चाई है। नैनीताल में मानसूनी बारिश लगातार खतरा बनकर उभर रही है। नैनी झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी मिली है कि नैनी झील का पानी 10 फीट ऊपर तक पहुंच चुका है, जिसके बाद सिंचाई विभाग की टीम ने गेट खोलकर जलस्तर को नियंत्रित करने की कवायद तेज कर दी है। नैनीताल में लगातार हो रही भारी मानसून बारिश ने नैनी झील का जलस्तर को बढ़ा दिया है। झील का पानी 10 फीट से ज्यादा ऊपर तक पहुँच चुका है, जबकि मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच आगे भी बारिश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ललित मोहन कश्यप के मुताबिक लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए झील के गेट संचालित कर पानी के स्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि गेटों के जरिए जलस्तर को रेगुलेट कर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नैनीताल के नैनी झील में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार गेटों को खोलकर जलस्तर को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारी बारिश यानी कि मानसून के बीच में पानी के जलस्तर को काबू किया जा सके। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।